है एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि रोजी फुजिन से गुस्सा थी क्योंकि वो दूसरी लड़की से बात कर रहा था और फुजिन उसे मना रहा था कि तुम गलत समझ रहे हो। मेरे और उस इंसान के रिश्ते ऐसे नहीं हैं जिसे तुम समझ रहे हो और मैं जल्दी ही उसे क्लियर करने वाला हूँ। जैसे तैसे करके फुजिन यहाँ पर रोजी को कन्विंस कर लेता है। साथ ही में यहाँ पर वो रोजी को कहता है कि एक्चुअल में मुझे तुम्हारे डैड के उस वीडियो के बारे में कुछ पता चला है। वो वीडियो सच में फ़ोटोशॉप्ड है और तुम्हारी मॉम ने ये जानबूझ करके वो वीडियो बनाया था। उस फ़ोटो में जो वो लड़की है वो एक्चुअल में नहीं है, वो कोई और है। रोजी जानती थी कि उसकी मॉम ने ये फेक वीडियो बनाया हुआ है। वो उसे कहता है कि मैं और भी कुछ पता कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद और चीज़ें पता लगाने के बाद वो रोजी को बताने के लिए आता है। उसके डैड का जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो एक एक्सीडेंट नहीं था, शायद वो प्री प्लान्ड एक्सीडेंट था। रोजी भी शॉक्ड। फुजिन कहता है क्योंकि तुम्हारे डैड के एक्सीडेंटल डेथ के बाद तुम्हारी मॉम को 5 बिलियन रुपीज़ मिले थे इंश्योरेंस के। इसके बाद उन्होंने उस इंसान से शादी किया और फिर अपनी कंपनी चालू कर ली। और जिस इंसान ने तुम्हारे डैड के कार के साथ टक्कर की थी उस ड्राइवर का मुझे पता चल गया है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं। रोजी अकेले ही ऊपर देखने के लिए जाती है। फौजी नीचे वेट कर रहा था। वहाँ पर वो एक बूढ़े इंसान से मिलती है। वो इंसान रोजी को देख करके पहचान जाता है, लेकिन रोजी उसे नहीं जानती थी। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम चले जाओ। तभी यहाँ पर उस लड़के का बेटा आता है। वो अपना डैड को अंदर जाने के लिए कहता है। उसके डैड से बात करने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज़ का गिल्ट है। वो अपना डैड को जल्दी जल्दी कमरे में अंदर जाने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं। वो और उसके डैड जल्दी कमरे में अंदर छुपते हैं। ये वो लोग थे जिससे कि इस इंसान ने उधार लिया हुआ था। वो लोग उसकी काफ़ी पिटाई लगाते हैं और जितना इसने उधार लिया था उससे 10 गुना ज़्यादा वो उससे डिमांड कर रहे होते हैं। वो इंसान उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कुछ दिनों का टाइम दे दे, वो जल्दी ही उसके पैसे चुका देने वाला है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हमने बहुत ज़्यादा समय दे दिया और तुम्हें अब हमारे पैसे चुकाने होंगे। घर के अंदर से ये सारी बातें रोजी सुन रही होती है। उसका डैड भी अपने बेटा का ये हालत देख करके खुद को रोक नहीं पाता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर उसके डैड को भी वो गुंडे लोग काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे। तब रोजी कहती है कि इसका कितना उधार है, जितना भी उधार है मैं सब चुकाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर ये लोगों को अब सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था। रोजी को देख करके उनकी नीयत बदल जाती है। वो लोग यहाँ पर उसके साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर थैंकफुली फूजिन अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर के आ जाता है रोजी को सेव करने के लिए, क्योंकि उसे पता था अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाला है। वो पहले तो इन लोगों को क्लास लगा करके वहाँ से भेजता है ताकि दोबारा इन्हें परेशान ना करे। फिर रोजी को कहता है मैंने कहा था मेरा वेट करने के लिए, देखो क्या हो गया भला। जो मेन ड्राइवर था वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। कहता है कि एक्चुअल में कुछ साल पहले मेरे डैड को हार्ट का प्रॉब्लम था, उनके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तुम्हारे स्टेप मदर ने मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे तुम्हारे डैड के कार के ब्रेक टेम्पर्ड करने के लिए, और मैंने सिर्फ ऐसे अपने डैड के लिए किया था। मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। फौजिन कहता है ठीक है, बाकी तुम्हारे डैड का पूरी लाइफ का ख्याल हम लोग रख लेंगे। यहाँ पर फूजिन के पास रोजी के लिए बहुत सारे सबूत थे, लेकिन रोजी उन्हें अभी पुलिस के हवाले नहीं करेगी। कुछ ही दिनों में उसकी फैमिली एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाली है और जहाँ पर वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स उसकी सिस्टर एनी के नाम करने वाले हैं, तो वो वहाँ जाकर के ड्रामा करेगी। फाइनली वो दिन आता है जहाँ पर उसकी फैमिली पार्टी वार्टी दे रही होती है। रोजी यहाँ पर रेडी होकर के आती है। फूजिन पहले ही पार्टी के लिए निकल गया था। उससे पहले उसे ऑफिस का मीटिंग भी तो अटेंड करना था। दूसरे साइड पार्टी में वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब ये कंपनी जल्दी ही हम लोग अपने बेटी के नाम कर देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर बीच में रोजी आ जाती है। भला इतनी आसानी से वो ऐसा कैसे होने के लिए दे सकती थी। सबके सामने तो वो पहले कहती है कि एक तो तुम लोगों ने मेरे डैड का पैसा खाया, ऊपर से उन्हीं का तुम कंपनी चला रहे हो, और ऊपर से मुझे कोई शेयर नहीं दे रहे हो। तुम लोगों की हिम्मत थोड़ी ज़्यादा नहीं हो गई है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें तो रिश्ता हमसे तोड़ करके चली गई थी, तब कौन सा शेयर लेने के लिए आ रही हो, तुम हमारी बेटी नहीं हो। फलाना ढिमकाना करके वो उन्हें जाने के लिए कह रही थी। तब रोजी अपना पत्ता खोलती है। भूल गई कि मेरे डैडी का डेथ कैसे हुआ था। ये सुन करके उसके मॉम और डैड दोनों काफ़ी डरने लगते हैं। तब रोजी वहाँ पर सबको रिकॉर्डिंग सुना देती है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, किस तरीके से वो ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ पर यही दोनों ने उसे पैसे दिए थे उसके डैड के कार को टेम्पर्ड करने के लिए। वो लोग इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर
फूजिन पुलिस लेकर के आ जाता है और ये सबूत वो लोग पुलिस के हवाले कर देते हैं। और इस बार रोजी के मॉम डैड को उसके डैड को मारने के चक्कर में जो जेल हुआ है वो तो यहाँ पर लू भी उसे जेल से नहीं निकलवा पाएगा। और साथ ही में जो कंपनी थी वो तो डूब ही गई है। फाइनली यहाँ पर रोजी का बदला पूरा होता है। एनी यहाँ पर लू से हेल्प करने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है, वो उससे शादी करेगा ना। लू कहता है नहीं, मैं तुम्हें कुछ पैसे कंपनसेशन में दे दूंगा, लेकिन मैं एक क्रिमिनल की बेटी से शादी नहीं करने वाला हूँ, वरना मेरे ग्रैंडफादर मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देने वाले हैं। अब यहाँ पर एनी अकेली हुई थी, उसके मॉम डैड जेल में है, साथ ही में यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड लू भी उससे शादी नहीं करने वाला है। अब वो लेगी रोजी से बदला। अगली सुबह अपना रिवेंज पूरा करने के बाद रोजी फूजिन को उसके डैड के ग्रेव के पास लेकर के जाती है, जहाँ पर वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराती है। फूजिन का पैर अब तक ठीक हो चुका है, ये बात वो रोजी को अभी तक नहीं बताया है। वो एक परफेक्ट टाइम ढूंढ रहा है। वहाँ पर वो रोजी को प्रपोज भी करता है और उसकी शादी के लिए, और यहाँ पर ऐसे वो रिंग वगैरह भी बाई किया हुआ था। वो उसे हाँ कह देती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसे कॉल आता है, कुछ अर्जेंट कॉल था। तो फूजिन को वो कहती है कि ये काम हम लोग थोड़ा बाद में कर लेंगे, अभी मैं ऑफिस को लेकर के बिज़ी हूँ। तो वो मान जाता है, कहता है चलो ठीक है। वो उसे साथ ही में एक मॉल में डिनर वगैरह कराने के लिए लेकर के जाती है, क्योंकि फौजी ने उसका काफ़ी हेल्प किया था। वो कुछ आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए गई थी। दोनों अपना यहाँ पर डिनर डेट एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रोजी की कॉलेज टाइम की दुश्मन आ जाती है। वो एक्चुअल में लू को पसंद करती थी और लू रोजी के पीछे पड़ा हुआ था ना, इसी वजह से उसे रोजी से काफ़ी ज़्यादा वाला जेलस होता था। आज उसकी शादी जिस बंदे से हुई है वो कोई और नहीं, फूजिन की कंपनी में काम कर रहा होता है। तो वो इसी चीज़ का शो ऑफ कर रही थी। उसे पता नहीं था कि वो जिसके ऑफिस के पोजीशन के दम पर उछल रही है, उसके बॉस से ही वो बात कर रही है। और रोजी का जब वो इंसल्ट करती है तो रोजी से वार्न करती है कि बाद में तुम बहुत पछताने वाली हो, मत करो ऐसा। लेकिन उसकी बोली ही नहीं बंद हो रही थी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। जब वो देखता है कि वो यहाँ पर उसी के बॉस के साथ नौटंकी कर रही है और गुस्से में आकर के फौजी यहाँ पर उसे जॉब से निकाल देता है, तो वो गुस्से में आकर के उसे डाइवोर्स देने के लिए बोल देता है। उसकी वजह से तो उसका पूरा करियर ही ख़राब हो गया। इतनी मुश्किल से उसने फूजिन की कंपनी में इतना अच्छा पोजीशन बनाया था, अब तो सभी ख़त्म हो गया। रोजी फूजिन को वहाँ से लेकर के जाती है और वो उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। फूजिन कहता है कि तुम वाइफ हो मेरी, फ्यूचर में तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं हूँ संभालने के लिए, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है सिवाय मेरे। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पर मिलती है लू से। वो उसे कहता है कि तुम मुझे फॉलो करते करते यहाँ आ गए क्या। वो हंसते हुए कहती है मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हुए हैं। तो लू उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है फूजिन तुमसे प्यार करता है। तुम्हारी कंपनी की जो नई बॉस है नज़ी जी, वो फूजिन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और वो उससे अब भी प्यार करता है और वो उसी से शादी करने वाला है। रोजी को लगने लगता है ये तो कुछ नया सुनने के लिए मिल रहा, और ऊपर से वो फूजिन को किसी लड़की से बात करते हुए भी देखती थी, तो इसीलिए उससे डाउट होने लगता है कि कहीं ना कहीं लू जो कह रहा है सही कह रहा है। जो जीजी है उसकी नई बॉस हो सकता है कि वो फूजिन की गर्लफ्रेंड हो। उसे इस बारे में जानना था, लेकिन वो इस बारे में पूछती ही कैसे। वो जैसे ही अपना काम करने के लिए जाती है, वहाँ पर एक हेल्पर आकर के बताती है रोजी को कि एक्चुअल में हमारी नई बॉस आ गई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। तभी वहाँ पर जीजी आती है और वो सबको इंट्रोड्यूस कराती है। उसे मिलते ही रोजी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बिल्कुल रोजी के पीछे ही पड़ गई थी। रोजी को वो ऑफिस में बुलाती है और उसके डिज़ाइन का इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुमने बहुत ही घटिया डिज़ाइंस बनाए हैं। वो जानबूझ करके उसे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही थी। एक बदमाश बिजनेसमैन से बिजनेस डील करने के लिए वो उसे भेज देती है, उससे बदला लेने के लिए। एक नंबर का ठरकी था वो उसे मिलने के लिए एक क्लब में बुलाता है। जीजी जब वहाँ पर जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बदले उसे एंटरटेन करने के लिए बोलता है, लेकिन रोजी को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। ये चीज़ लग जाता है उसके ईगो पर। यहाँ पर जीजी के दोस्त लोग भी थे जो कि रोजी का इंसल्ट कर रहे होते हैं। कोई यहाँ पर उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था और वह इंसान अपनी बदतमीजी पर उतर जाता है।
तभी यहाँ पर फूजिन रोजी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और हमारा ये वाला ड्रामा का पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। कहानी आगे बढ़ेगी तो देखेंगे हम लोग आगे क्या होगा।